अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अल्लाह ढेरों ढेर रहमतें नाज़िल करे मोहम्मद पर, उनकी आल पर और उनके असहाब पर। तो इसी दुआ के साथ हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 23 एंड दिस इज़ लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज़ लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो मेरे बच्चों इस लेक्चर में हमने पढ़ना है कि नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। अब अगर नर्वस सिस्टम, अगर दिमाग में, स्पाइनल कॉर्ड में, दिमाग में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कोई मसला पैदा हुआ है, उसमें कोई डिसऑर्डर आ गया है, डिसऑर्डर से मुराद के उसमें कोई खलल पड़ गया है, और अगर उस खलल, उस डिसऑर्डर की बुनियाद ब्लड है। क्या बुनियाद है मेरे बच्चे? ब्लड। अब आप सोच रहे होंगे ब्लड कैसे बुनियाद बन सकता है? तो मेरा बेटा, ब्लड कैरी न्यूट्रिशन फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टूवर्ड्स द ब्रेन। न्यूट्रिएंट्स लेकर जाता है ब्लड, फिर लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेकर जाता है। तो अगर आप किसी सेल की ब्लड सप्लाई रोक दो तो उस सेल को ना तो ऑक्सीजन मिला, ना उस सेल को कोई न्यूट्रिएंट्स मिले। तो जब मेरा बेटा कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिला, तो भाई मैं जो आपकी ऑक्सीजन बंद कर दूं, आपका खाना पीना बंद कर दूं, तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदा रखें और आप सबको अपने माँ बाप के लिए सलामती दे। खैर, दैट वाज अ जोक। तो इसी तरह एक आलिम दीन थे, वो कहीं पर कुछ समझा रहे थे, तो वो उन्होंने बड़े मजमे में कहा सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों के, बुज़ुर्गों ज़रा सोचिए, अगर आपका बच्चा मर जाए। वो आगे से बुजुर्ग उठ के कहता है मेरा क्यों मरे, तेरा मरे। खैर, दैट वाज अ लेम जोक, मुझे मालूम है। अच्छा, तो मेरे बच्चों, अगर मैं किसी सेल की ऑक्सीजन या उसके न्यूट्रिएंट्स को बंद कर दूंगा, उस सेल की डेथ हो जाएगी या उस सेल के फंक्शंस बिगड़ेंगे। बच्चों, ब्लड की एक एक सेल तक पहुंच बजरिया कैपिलरीज, बजरिया आर्टरीज, बजरिया वेन्स, एक एक सेल तक ब्लड पहुंचाना और वापस भी लाना है। तो वो हमें मालूम है, उसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अगर ब्लड पहुंचने में रुकावट की वजह से कोई डिसऑर्डर पैदा हुआ है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन करना छोड़ गए हैं, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में सेल्स की, न्यूरॉन्स की डेथ हो गई है क्योंकि उन्हें ब्लड नहीं मिला, प्रॉपरली ब्लड नहीं मिला, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिली, तो फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर हुआ। और उसकी वजह क्या थी? वैस्कुलर डिसऑर्डर था। क्या था मेरा बच्चा? वैस्कुलर डिसऑर्डर था। प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड नहीं थी उस पर्टिकुलर एरिया तक, एरिया ऑफ द ब्रेन या एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और वो डैमेज हो गया। और पता लगा कि वो एरिया जो फंक्शंस कंट्रोल कर रहा था, उन सारे फंक्शंस में गड़बड़ हो गई। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वैस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बेटा, डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं जिनकी वजह वैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ब्लड के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से जो नर्वस डिसऑर्डर्स होंगे, उन्हें आप क्या बोलोगे? वैस्कुलर वजह है डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम की।
तो ये देखो डेफिनेशन क्या है इसकी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय वैस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम? तो आपने कहना है ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई, ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस इन द ब्लड सप्लाई टू नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम की ब्लड सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस पैदा हुई तो उसकी वजह से नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर्स पैदा होंगे और उसकी वजह वैस्कुलर होगी, उसकी वजह वैस्कुलर होगी। ले जनाब, इसकी एक एग्जांपल है पैरालिसिस। पैरालिसिस को आप लोग उर्दू में फालिज के नाम से जानते हैं, फालिज। तो जी हाँ, पैरालिसिस फालिज है। पैरालिसिस में क्या होता है कि वो आपने टीवी में भी देखा होगा या कईयों के ख़ानदान में पैरालिसिस हुआ होता है तो बेटा इंसान चाहकर भी अपना हाथ, अपनी मुट्ठी नहीं बंद कर सकता। उसके यहाँ तो अभी पढ़ते हैं पैरालिसिस के बारे में है क्या। तो पैरालिसिस का मतलब फालिज। तो फालिज का अटैक किस वजह से होता है? वैस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मेरी अम्मी को फालिज हो गया था, तो ये हाथ, उनकी मुट्ठी काम नहीं थी करती। तो पता लगा कि जब हमने उनके स्कैन्स वगैरह कराए तो वो आर्टरी जो ब्लड लेकर जा रही थी ब्रेन में, उसके अंदर क्लॉट था, उसमें रुकावट थी। ब्लड की पर्टिकुलर पहुंच नहीं हो सकी, पर्टिकुलर इलाके में ब्लड पहुंच नहीं सका, उस इलाके के सेल सारे मर गए। वो पता लगा डिसऑर्डर हो गया। तो पैरालिसिस क्या है मेरा बच्चा? पैरालिसिस है कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन बाय वन और मोर मसल ग्रुप्स। पुत्र, ये जो मैं मुट्ठी बंद कर रहा हूं और खोल रहा हूं, ये मसल्स का कमाल है। मसल्स ब्रिंग्स मूवमेंट्स इन अस। मसल्स हमारे अंदर मूवमेंट्स लाते हैं। डन? तो पता लगा कि वो मसल्स की जो मूवमेंट्स है वो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन का वो एरिया डेड हो गया, ब्रेन का वो एरिया मैल फंक्शन कर गया क्योंकि उसको ब्लड नहीं था पहुंच रहा, वहाँ से इम्पल्स मसल्स तक आ ही नहीं रही। जब मसल्स तक इम्पल्स ही नहीं आएगी तो नतीजा मसल्स काम करना छोड़ जाएंगे, और जब मसल्स काम करना छोड़ गए तो समझ लीजिए मूवमेंट्स हमारी सीज हो जाएंगी। लो जी, मसल्स कहना मानना छोड़ गए हैं। मसल्स क्यों कहना मानना छोड़ गए हैं? वजह, मसल्स काम नहीं कर रहे, मूवमेंट्स नहीं हो रही बॉडी में। वजह, डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हुआ है। ये डैमेज या तो, ये देखो मैंने कहा था ना, मेरी अम्मी की ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का क्लॉट फंस गया था। वो क्लॉट फंस गया, ब्लड सही तरह पहुंच नहीं सका। कईयों को मेरा बच्चा स्ट्रोक हो जाता है। वो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, वो आर्टरी कहीं अंदर फट जाती है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आर्टरी बर्स्ट कर गई। तो बर्स्ट का मतलब रप्चर ऑफ ब्लड वेसल ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की आर्टरी जो ब्लड लेकर जा रही है, अगर वो ही बर्स्ट हो गई, अगर वो क्या होगी मेरा बेटा? बर्स्ट हो गई, तो अब ब्लड देखो ना, एक सड़क सीधा नारायण का खान अगर जा रही है, अब रास्ते में उस सड़क की सारी टूट गई, वो सड़क फैल गई, तो पता लगा डेस्टिनेशन तक गाड़ियाँ नहीं, गाड़ियाँ दाएं बाएं फिर जाएंगी। तो पता ये लगा कि जनाब ब्लड वो फट गई, वो उसकी आर्टरी फट गई। तो आर्टरी के रप्चर होने को, आर्टरी के लीक होने को क्या बोलोगे? ब्लड वेसल इन ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। मसल्स कहना नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान पहुंचा है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नुकसान, पहली वजह क्या थी कि मे बी ड्यू टू द स्ट्रोक या फिर ब्लड क्लॉटिंग हो गई इन द ब्लड वेसल्स, और नतीजा, अच्छा नतीजा क्या? पैरालिसिस हो गया। और बेटा पता ना, पोलियो के कतरे पिए, टीवी में भी आता है कि पोलियो अगर आप उसके कतरे नहीं, उसके आप वैक्सीनेशन नहीं लोगे, पोलियो अटैक करेगा
और पोलियो अटैक करके अंदर कुछ पॉइजन्स छोड़ देता है। वो पॉइजन्स पता लगता है कि जनाब वो पॉइजन्स स्पाइनल कॉर्ड पे हमला कर देती, ब्रेन पे हमला कर देती, और जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है। तो मेरा बच्चा, पॉइजन्स प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरसेस भी पैरालिसिस की वजह बन सकती हैं। तो ये 4 वजूहात थी। पहली, डैमेज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाउ ड्यू टू स्ट्रोक या फिर ब्लड क्लॉटिंग, एंड पॉइजन्स प्रोड्यूस्ड बाय पोलियो वायरसेस। बेटा जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। क्या मेरा बच्चा? टाइप्स ऑफ पैरालिसिस। तो पहली टाइप तो बड़ा वीक पैरालिसिस है। वीक मतलब के हल्का हल्का पैरालिसिस, ये थ्रू आउट द बॉडी होता है कि जी मैं काम करता हूँ, मुझसे होता नहीं, जी मैं मुझसे चला नहीं जाता, मेरी बॉडी के अंदर ताकत ही कोई नहीं है, मैं चाहता हूँ मुट्ठी बंद हो, वो हो नहीं रही, मैं भागना चाहता हूँ, नहीं हो रहा। तो पहला है कि वीक पैरालिसिस होता है, लेकिन जो वीक वाला होगा वो थ्रू आउट द बॉडी होगा, वो पूरी बॉडी में वीक पैरालिसिस होता है। इसकी जो दूसरी टाइप है वो है कि पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी, या तो सारी लेफ्ट साइड मारी जाती है या फिर सारी राइट साइड, एनी वन हाफ इज कंप्लीटली लॉस्ट। उसका मसल ग्रुप्स उसके सारे फंक्शन करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्सेस नहीं आ रही। क्योंकि ये देखो, मैंने आपको समझाया भी था कि मैं ब्रेन से कह रहा हूँ कि ये ज़रा सुखड़ो, तो ये जो मेरे मसल्स जो सुखड़ते हैं वो किसकी वजह से सुखड़ रहे हैं? ब्रेन से क्या आ रही हैं? इम्पल्सेस। तो पहला है जी वीक पैरालिसिस थ्रू आउट द बॉडी, दूसरा है पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी, और तीसरा है मेरा बेटा पैरालिसिस दैट इज फॉलोज इन लोअर एक्सट्रीमिटीज इन ऑल 4 लिम्स। लो बेटा, चारों बाजुओं का, ये एक्सट्रीमिटीज कहते हैं, ये हाथ, उंगलियां और पाँव के जो तले हैं, वो पाँव पूरा, ठीक है, अपनी उंगलियों तक। तो वो चारों एक्सट्रीमिटीज़ मतलब पाँव की उंगलियां, पाँव और ये हाथ की, हाथों में पैरालिसिस हो जाता है। तो बेटा 3 किस्में थी इसकी, वीक पैरालिसिस थ्रू आउट द बॉडी, नंबर 2 पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी, एंड पैरालिसिस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ या फिर इन ऑल 4 लिम्स। तो चारों लिम्स के अंदर, लिम्स कहते हैं बेटा ये बाजू और टांगों और बाजुओं में पैरालिसिस हो जाता है। डन। इसके साथ ही हमारा वैस्कुलर डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम ख़त्म हुआ, ठीक है। तो अब मैं आपको एक फंक्शनल डिसऑर्डर अब बताऊंगा कि अगर फंक्शन उसका ख़राब हो जाए तो क्या होता है। तो बेटा मैं मिटा कर वापस आता हूँ। मेरा पसीना आप लोग देख रहे हैं, इसी तरह पापा घर से बाहर पसीना बहा रहे हैं, मामा आपकी घर के अंदर बेटा पसीना बहा रही, आपके टीचर्स बोर्ड्स के आगे आपकी सोच होगी इस टाइम जहाँ मैं खड़ा हूँ कितनी गर्मी वहाँ पर, गॉट इट। और हब्स इतना है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा। अब अगर आप रिज़ल्ट ना दो तो बाबा का पसीना वेस्ट हो गया, मामा का पसीना वेस्ट हो गया, टीचर्स का भी वेस्ट हो गया, ठीक है। तो हम आपको जिताने के लिए अपना सब कुछ हारने को तैयार हैं, हमें हारने नहीं देना, ओके। चलो जी, अब मैं इसको पॉज कर रहा हूँ, आप पैरालिसिस की रीडिंग करो तो फिर आगे चलते हैं एपिलिप्सी की जानिब। जनाब, तो पिछला था कि नर्वस सिस्टम को ब्लड नहीं था मिला। अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो ये है कि किसी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन बिगड़ गया है, किसी वजह से उसका फंक्शन बिगड़ गया है। तो अब हम पढ़ने लगे हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। मेरा बच्चा फंक्शनल डिसऑर्डर है। अब क्या है कि मैं अपनी मुट्ठी को बंद कर रहा हूँ कि प्यार से मुट्ठी बंद हो जाए, प्यार सीखी मैंने, प्यार से मैंने मुट्ठी बंद की। अब मैं कह रहा हूँ ज़रा गुस्से से, अब मैं और कह रहा हूँ बेटा, अगर मैं, ये मेरे इर्द गिर्द बल्ब्स लगे हुए हैं, अगर इन्हें ये 220 वोल्ट पर चलते हैं, अगर मैं इनको 220 वोल्ट की जगह 440 वोल्ट भेज दूं तो क्या होगा? बल्ब फट जाएगा।
इसी तरह ज़रा सोचिए कि अगर आप अपनी फुल ताकत से मुट्ठी बंद कर रहे हो तो आपको एकदम थकन महसूस होती है कि मैंने क्या किया, मसल्स पुल हो जाते हैं। लेकिन बेटा अगर ऊपर से नॉर्मल इम्पल्स के बजाय शदीद तरीन इम्पल्सेस आए फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, शदीद तरीन इम्पल्सेस, तो जिस्म एकदम अकड़ जाएगा और बंदा काम कर रहा है तो उधर गया, साइकिल चला रहा तो उधर गया, गाड़ी चला रहा तो उधर गया, वो एकदम पुत्र स्टंड हो जाएगा। उसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रिकल वोल्ट्स आ जाएंगे, उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, मतलब कि नर्व इम्पल्सेस आई हैं और मसल से एकदम उसके ट्विच होंगे जिसकी वजह से हाथ पांव मुड़ जाएंगे, जिसे कन्वल्जन्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? कन्वल्जन्स पड़ जाएंगे। इस बीमारी को एपिलेप्सी कहते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं बेटा? एपिलेप्सी। इसको आम ज़ुबान में, हमारी उर्दू ज़ुबान में इसको मिर्गी कहते हैं। मिर्गी। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? मिर्गी। तो ये क्या हुआ? ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ नर्व इम्पल्सेस, नर्व इम्पल्स की प्रोडक्शन, उसको जनरेट करने में प्रॉब्लम हो गई या नर्व इम्पल्स की ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो गई। तो ड्यू टू द डिस्टर्बेंस ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेशन, जनरेशन मतलब प्रोड्यूस करना, या उसकी ट्रांसमिशन में अगर कोई डिस्टर्बेंस हो गई है तो फंक्शनल डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम होंगे। एक एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी कहते हैं। तो देर इज एबनॉर्मल, एक नॉर्मल नहीं बेटा, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल एक्सेसिव, ढेर सारी जबरदस्त, ढेर सारा डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस होंगी फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से ये एबनॉर्मल और एक्सेसिव, एबनॉर्मल और एक्सेसिव मतलब शदीद किस्म की नर्व इम्पल्स निकलेगी, जिसकी वजह से दिस कॉजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन द पेशेंट। पेशेंट को एकदम अटैक आएगा और पेशेंट एकदम सीज होकर तो नीचे गिर पड़ेगा। तो जो है बेटा, तो पेशेंट एकदम स्टंड हो जाएगा, पेशेंट के एकदम सारे के सारे मसल से ट्विच हो जाएंगे, पेशेंट नीचे गिर पड़ेगा। लेकिन रिमेंबर दैट कि ये जो अटैक हुआ है, ये जो सीजर है, ये जो अटैक हुआ है, ये टेम्परेरी है मेरा बेटा, को परमानेंट नहीं रहने वाला। तो घबराना नहीं। मरीज को सोफे पर लिटा दें या किसी बेड पर लिटा दें, वो थोड़ी देर बाद खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। इट इज टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ ब्रेन, और इसकी वजह से हाथ पांव मुड़ जाएंगे, मसल सारे अकड़ जाएंगे, इसको बोलेंगे कन्वल्जन्स हो गई हैं। क्या हो गई मेरा बेटा? कन्वल्जन्स हो गई हैं। तो पता लगा कि दिस कॉजेज अनप्रोवोक्ड सीजर्स इन पेशेंट्स। दिस सीजर इज टेम्परेरी, ये जो अटैक है ये एक टेम्परेरी एबनॉर्मल स्टेट ऑफ द ब्रेन है, ड्यू टू विच कन्वल्जन्स अकर। कन्वल्जन्स मतलब हाथ पांव मुड़ गए हैं, मसल्स की ट्विचिंग हो गई है। अच्छा, ये मिर्गी पड़ती कैसे? तो कहता है कि जनाब अगर आप देखो कि छोटे बच्चों में कम एज में मिर्गी हो रही है तो ज़रूर उसकी वजह जेनेटिक है, यानी कि उसको माँ बाप में, उसके बाप दादा में मिर्गी थी तो वो बच्चे में मुंतकिल हुई है, जेनेटिक है, हेरिडिटरी में मिली है, इनहेरिटेंस में, और या फिर डेवलपमेंटल प्रोसेस में कोई गड़बड़ हुई है। जब ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही थी, ब्रेन की जब डेवलपमेंट हो रही थी माँ के पेट के अंदर, वहाँ कोई गड़बड़ हुई है। और अगर बेटा मिर्गी के दौरे पड़ना शुरू करें ये 40 साल के बाद, तो ये बात शुबा होता है कि उसके अंदर ब्रेन ट्यूमर्स हैं, मरीज़ के अंदर ब्रेन के ट्यूमर्स हैं। तो याद रखें, ओवर एज 40 यानी 40 के अबव अगर लोगों को मिर्गी पड़नी शुरू हो तो उसकी वजह ब्रेन ट्यूमर्स हो सकते हैं। अगर छोटे बच्चों में ये मिर्गी के दौरे पड़ रहे हों तो वो जेनेटिक या डेवलपमेंटल डिफेक्ट होगा। और मेरा बच्चा अगर चोट लग गई है
हेड का ट्रॉमा कहते हैं पुत्र चोट लग जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शंस हो गए हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या हो गए इन्फेक्शंस, तो ये किसी भी एज में मिर्गी का बायस बन सकते हैं, ये किसी भी एज में मिर्गी का बायस बन सकते हैं। ठीक है, तो पता ये लगा कि यंगर पीपल में, छोटे बच्चों में जेनेटिक और डेवलपमेंटल वजूहात हैं, जबकि ओवर द एज ऑफ 40 ईयर्स ब्रेन ट्यूमर्स वजह हो सकते हैं, जबकि हेड ट्रॉमा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो इन्फेक्शन है वो किसी भी एज में मिर्गी हो सकती है। अच्छा, अभी इसके क्योर या ट्रीटमेंट में क्या करना है भाई? अब इसको क्योर कैसे करें? तो याद रखें, आज तक साइंस को इसका क्योर नहीं पता, वो इसको जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। वो कैसे? कुछ मेडिसिन दी जाती हैं कि उसके अटैक्स को रोका जाए, टू कंट्रोल सीजर्स, उसके अटैक्स को रोका जाए। ठीक है, अच्छा, और ये मेडिसिन डेली बेसिस पे खाई जाती है। जिस तरह एक शुगर का मरीज़ रोज़ाना शुगर कंट्रोल करने के लिए दवाई खाता है, इसी तरह एक मिर्गी का पेशेंट जो है वो रोज़ाना अपने मिर्गी को कंट्रोल करने के लिए, एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए डेली मेडिसिन खाएगा। और इसकी दवाइयों का नाम क्या होता है? एंटी कन्वल्जेंट्स। एंटी कन्वल्जेंट्स जो हाथ पांव मुड़ने नहीं देती, मसल्स की ट्विचिंग होने नहीं देती, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में ज़रा कमी लाती हैं। ठीक है, या फिर उन्हें कहते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी एपिलेप्टिक। ये यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। ठीक है, स्पेलिंग बुक से ज़रा एक दफ़ा देख लेना। तो जनाब, इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हुआ। अच्छा, नीचे दो वो हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस। तो वो ये है कि जनाब, मिर्गी का दौरा पड़ता है, आदमी सड़क पर गिरता है, वो इर्द गिर्द के लोग ओए एदे मुँह च जुती पा दे, ओए एदे मुँह च वो मौजा अपना पा दे, वो बेचारे को अपनी बदबूएँ सूंघा के ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना बेटा। ड्यूरिंग अटैक नो ऑब्जेक्ट्स शुड बी पुट इनसाइड द माउथ ऑफ द पेशेंट। उस माउथ के अंदर उसके कोई ऑब्जेक्ट ना करें, क्योंकि जिस शिद्दत से वो उसके दांत बज रहे होते हैं बेटा, पॉसिबल है कि पेशेंट अपनी ही ज़ुबान अपने दांतों के नीचे रखकर इस तरह काट दे जिस तरह हम बोटी को तोड़ते हैं। जिस तरह बड़ी ईद पर आप बोटियां तोड़ते हो, इसी तरह वो मरीज़ की ज़ुबान उसके दांतों के नीचे आने का ख़तरा होता है। तो मेरा बच्चा, आज हमारे पास नॉलेज है कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम की। हमें यहाँ तक पता है कि हम बड़े आसानी से नर्वस डिसऑर्डर्स, दिमाग के और स्पाइनल कॉर्ड के डिसऑर्डर्स की हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, हम उनकी तशख़ीस कर सकते हैं, हम उनकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आज साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट ये भी जानते हैं कि ब्रेन का कौन सा एरिया कौन सा फंक्शन सर अंजाम दे रहा है। तो पता लगता है कि जिस फंक्शन में कोई बिगाड़ आ रही हो, उसी एरिया को जाकर तो चेक किया जाता है। सो नाउ मैन नोज द एरियाज ऑफ द ब्रेन विच रिसीव एंड सेंड्स मैसेजेस। तो उस एरिया में मेल फंक्शनिंग का बड़ा आराम से पता लग जाता है। इसके साथ ही ये वाला चैप्टर आपका फिनिश हुआ। इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई लंबा और बोरिंग भी था। तो आज जाकर ये फिनिश हुआ, तो देख लो पूरा 1.5 मंथ ही एक किस्म का लग गया। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह अगला चैप्टर अब छोटा सा है, चैप्टर नंबर 13। इसके बाद इंशाल्लाह वो वाला चैप्टर आ रहा है। डन। इसी के साथ ही अपने सर अफजल को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखना, आप सब मेरी दुआओं में हमेशा शामिल हैं। और टीचर्स की इज़्ज़त करो, टीचर्स की इज़्ज़त करो। खुदारा समझ गए, हमारे मुआशरे में एक्टर्स की ज़्यादा इज़्ज़त है, सिंगर्स की ज़्यादा इज़्ज़त है। मेरा बच्चा, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, टीचर्स की इज़्ज़त करो जो आपको इल्म से आपको इल्म नवाजते हैं। बात समझ गए हो? अल्लाह की अमान में खुदा हाफ़िज़। जीते रहो।